हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर और उसके कुछ डिनोशन का तरीका क्या होता है, लेंथ एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे। आज हम लोगों को ये सीखना है कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का भी ज़रूरत होता है। तो शुरुआत में हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे, एक दो बात भी आपको याद कराएंगे, उसके बाद हम वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। तो आप जब 10th क्लास में होंगे तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में कुछ बताया गया होगा। जैसे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या एच का वैल्यू होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आप ये बात जान रहे होंगे, बिल्कुल ही जान रहे होंगे, आप 10th पास हैं। साथ के साथ आपको ये भी बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, तो p बाई एच होगा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये चीज़ भी आप शायद जान रहे होंगे। और इतना बताने के बाद आपको ये भी बताया गया होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये सब जानकारी आपको पहले से पता होगा, बस हम एक बार रिवीजन के तौर पे इसको लिख दिए हैं। ठीक है सर। यहाँ के अलावा कुछ और भी, ये सारा चीज़ आप जान रहे होंगे। यहाँ के अलावा जब आप 10वीं कक्षा में होंगे तो आपको एक टेबल याद कराया गया होगा। वो टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे थीटा है जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू जो है वो आपको बताया गया होगा, होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये टेबल आपको याद कराया गया होगा। बोला गया होगा साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये सब जो डेटाज है वो हमारे द्वारा नहीं है। आप अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसमें कि कोई एंगल 30 डिग्री हो, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो, तो आप अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे तो बिल्कुल ही निश्चय ही वो चीज़ जो है 1/2 के बराबर आएगा। तो ये सारा डायग्राम, ये सारा चीज़ जो हम आपको डेटा बता रहे हैं ये आपको याद रखना है, या याद होगा भी आपको। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का 0 होता है। जब आप छोटे होंगे 10th क्लास में तो आपको बताया गया होगा कि जो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू है उसको बिल्कुल पलट दें। 90 डिग्री 0 डिग्री पे आ जाएगा, 60 डिग्री 30 डिग्री पे आ जाएगा, 45 पे रहेगा, ये 30 डिग्री 60 पे चला जाएगा और 0 डिग्री यहाँ पे 90 पे आ जाएगा। ऐसे याद किया गया होगा। और टेन थीटा के लिए आपको बोला गया होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लें। तो टेन 0 आया होगा 0, टेन 30 डिग्री आया होगा 1/√3, tan 45 डिग्री दिस अपॉन दिस दैट इज 1, tan 60 डिग्री दिस अपॉन दिस दैट इज √3, और tan 90 डिग्री 1/0। 1/0 डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या कई बार इन्फिनिटी भी लोग बोल देता है। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, इज दैट ओके। तो ये सारा चीज़ आपको जानकारी
पहले से भी होगा ये बात, फिर भी हम आपको रिवाइज करा दें। यहाँ तक 10th की बातें हैं, उसके अलावा कुछ 11th की बातें हैं जो हम आपको अभी याद कराएंगे। आप चाहें तो इसको, वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला जानना है, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला आप मन ही मन कम से कम 5-5 बार याद करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से आंख बंद करके आप 2-3 बार लिखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। 2-3 बार ये दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब ये सब चीज़ जब हम लोग लिख लिए तो अब हम साइन के कुछ वैल्यूज लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पहला फार्मूला। पहला फार्मूला है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू लिखो, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू तो बचपन में याद नहीं कराया गया था, बट अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, इस फार्मूला के मुताबिक साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, तो साइन 180 माइनस 0 इज साइन 0, जिसका वैल्यू हमको याद है कि 0। तो हमको क्या पता चल गया कि साइन 180 डिग्री इज 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको सौरभ जी? क्या लिखेंगे? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 60 क्या होता है? साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू हमको याद है कितना होता है, √3/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 135 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू हमको याद रखना है, कितना हो जाएगा 1/√2। इज दैट ओके? अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या बोलेंगे? साइन 180 माइनस 30 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा साइन 30, जो कि किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। तो हम लोग 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, 4 एडिशनल साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जान लिए। ठीक है, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, सिमिलरली 4 कॉस थीटा का भी डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 180 माइनस 0, नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस कॉस 0, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 180 माइनस 0 माइनस कॉस 0 होगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अगर हम आपसे पूछेंगे कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? कॉस 180 माइनस 60, दैट इज माइनस कॉस 60, दैट इज -1/2। कॉस 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 180 माइनस 45, तो दैट इज माइनस कॉस 45, दैट इज -1/√2। और कॉस 150 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 180 माइनस 30, दैट इज माइनस कॉस 30, दैट इज -√3/2। ये चारों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कॉस 180 डिग्री का, कॉस 120 डिग्री का, कॉस 135, कॉस 150। अगर आप चाहें तो पॉज करके 5 मिनट आप रुक सकते हैं और स्पेशली कॉस के ये चारों वैल्यूज़ रट लीजिए। कॉस 180 या कॉस 120 तो एकदम याद होना चाहिए। अब चाहें तो थोड़ा देर रुक जाएं
और इसको रट लें। आपको अगर समझने में दिक्कत है तो देख लें कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो cos 180 माइनस 0 माइनस कॉस 0 होगा जो कि -1 के बराबर होगा। cos 120 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 दैट इज माइनस कॉस 60 विच इज -1/2। cos 135 होगा cos 180 माइनस 45 दैट इज माइनस कॉस 45 दैट इज -1/√2। cos 150 डिग्री का वैल्यू होगा cos 180 माइनस 30 दैट इज माइनस कॉस 30 विच इज -√3/2। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। आपको थोड़ा समय लगेगा बट ये सारा वैल्यूज़ याद। जनरली हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला लिखाने के बाद 15 मिनट रोक देते हैं क्लास और बोलते हैं सबको याद करो, जोर जोर से बुलवाते हैं, फिर ये याद हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं। दो चीज़ और हम लोगों को जानना है, ये होता है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला जो है वो साइन थीटा के कुछ फॉर्मेट हैं। जैसे फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सारा बात जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री में 11th में बताया भी जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये फार्मूला से लिखा गया है तो हम साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे साइन 2 थीटा को आधा आधा एंगल में ब्रेक किया यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे थीटा को भी आधा आधा एंगल में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों बेहद ज़रूरी फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे एंगल होगा उसको हाफ एंगल में ब्रेक करने का तरीका जो होगा वो ये होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा आधा ये हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का तो 2-3 फार्मूला होता है। एक फॉर्मेट होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप चाहें तो कॉस स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर। तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा। एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर को छोड़ दे साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज योर कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के जो फॉर्मेट हैं वो ये एक है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई इसमें हम आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, इसको रटना ही पड़ेगा। यहाँ से निकल के 2 और बातें सामने आती हैं कि अगर 1 को हम यहाँ लिख लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे से याद रखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुनिएगा मेरी बात, हम हाफ एंगल फार्मूला में अभी आपको कुछ बात बताएं, कुछ आगे भी बताएंगे। 2 ही फार्मूला है, एक है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आँख बंद करके बोलना है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूला साइन का हो गया। कॉस का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मेट होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में 1 को हम एक साइड अगर लेकर के जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप पॉज करके लिख सकते हैं और इसको रट भी सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इसी को लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये बात लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 को इधर लाए थे तो एक बार लिखे थे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यार इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। आप चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट जितना मिनट लेना है लीजिए, 5-5 बार इस सबको लिखिए, बोल बोल के पढ़िए, पहले इसको याद कर लीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन। पिछला जो 6 स्लाइड है उसमें हम आपको ठीक ठाक गोला बारूद दे दिए हैं। अच्छा, एक दो बात और बताना था, हम भूल गए हैं। एक स्पेशल ट्रायंगल है जो कि हमको याद रखना है। वो स्पेशल ट्रायंगल है 3, 4 और 5 वाला। ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज √9 प्लस 16 √25, तो विच इज़ 5। अब ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री और ये वाला एंगल होगा 53 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 3/5 और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4/5 बेस बाय हाइपोटेनस और tan 37 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 3/4। याद ऐसे रखना है, हमको 10th क्लास तक बताया गया था छोटे साइड के अपोजिट वाला एंगल छोटा, बड़े साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा। तो सबसे छोटा साइड 3, उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा 37 डिग्री, उससे बड़ा साइड 4 तो बड़ा एंगल 53 और सबसे बड़ा साइड 5 तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री। याद रहेगा। तो अगर हम sin 37 लिख दिए, cos 37 और tan 37, तो क्या आप हमको sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री और tan 53 डिग्री भी बता सकते हैं सौरभ जी। sin 53 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 और cos 53 डिग्री के लिए 3/5 और tan 53 डिग्री के लिए 4/3। इज दैट ओके? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर कितना सारा चीज़ याद करना है, तो बिना याद किए हुए आगे का चीज़ हम लोग पढ़ नहीं सकते। बेसिकली याद तो यही करना, साइन का
90 डिग्री से आगे साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री, कॉस का 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। एंड उसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखना है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखना है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इतना बात आप याद रखेंगे। और उसके अलावा ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसका वैल्यू याद रखेंगे, तभी हम लोग आगे बात कर पाएंगे। ठीक है क्या? आपको हम जान रहे हैं कि ये सब याद करने में नॉर्मल अगर हैं आप बच्चे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा समय ले भी सकते, तभी आप आगे बढ़िएगा। उसके अलावा आगे मत बढ़िएगा, ये सारा चीज़ याद करके तब आगे बढ़िएगा। ठीक, कॉज ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या आपने लॉ के बारे में कभी सुना है? लॉ तो जरूर ही, वर्ड लॉ का यूज़ तो जरूर किए होंगे, स्पेशली 9th क्लास और 10th क्लास में। 9th क्लास में आप फिजिक्स में एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या केपलर्स लॉ, ये भी पढ़े होंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप 10th में पढ़े होंगे, ओम्स लॉ। 10th क्लास में आप बहुत सारा थ्योरम भी याद किए होंगे, है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम? ये जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लॉ और थ्योरम के बीच क्या डिफरेंस होता है? जैसे 10th क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे तो हर थ्योरम का प्रूफ पढ़े होंगे कि पहले LHS लेते होंगे, फिर RHS के बराबर कर देते होंगे, या और भी तरीका होगा, और अंत में लिखते होंगे एकदम शान में हेंस प्रूव्ड, है ना। तो लॉ जो थ्योरम जो होता है उसका कॉपी पेन पे प्रूफ होता है, आप लिख करके उसको प्रूव कर सकते हैं, लॉजिक से उसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जो लॉज होते हैं, जैसे एक फेमस लॉ है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। तो आप ये सवाल अगर हमसे पूछेंगे कि सर वाई फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वाई नॉट फोर्स बराबर मास अपॉन एक्सेलरेशन, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो कुछ नियम कायदा कानून बना करके उन्होंने इस प्रकृति को बनाया। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, थ्योरेटिकल बात नहीं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ बात ऐसा होगा जो यूनिवर्सली ही हमेशा सत्य साबित होगा। जैसे कि आप अलग अलग मास का ब्लॉक ले लें और उस पर अलग अलग फोर्स लगाएं, तो हर बार जो एक्सेलरेशन आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर होगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वाई फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वाई एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। ये बात क्यों है, कुछ और फॉर्मूला क्यों नहीं है, इसका कोई सॉलिड रीजन मेरे पास नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ऐसा ही होता है। भगवान ने धरती को जब बनाया तो कुछ इस तरीके से फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन बना करके भेजा है। अब सदियों से फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता आ रहा है या होता था, लेकिन पहली बार न्यूटन ने इस चीज़ को बढ़िया से ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उसको कॉपी पेन पे लिखा। जो चीज़ नेचर में स्वतः हो रही है और उसको हम एक लाइन में या 2 लाइन में या कुछ नियम के हिसाब से हम लिख दें और कह दें कि हम जो बात लिख दिए वो बात हमेशा ही सत्य है और सही में हर एक्सपेरिमेंट में वो बात सत्य साबित हो, तो हम उसको लॉ का नाम देंगे, उसको थ्योरम का नाम नहीं देंगे। थ्योरम क्या होता है, उसका रिटन प्रूफ होता है, कॉपी पेन पे उसको प्रूफ कर सकते हैं। लॉ क्या होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जो बात बोला गया वो सत्य है या असत्य है। अगर हम आज अचानक से कोई फार्मूला आपको लिख दें कि सर एक्सेलरेशन बराबर फोर्स इनटू मास, ये लॉ हमारा आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ अजीत या अजीत लॉ ऑफ मोशन, कुछ ऐसा कि बाई एक्सेलरेशन बराबर फोर्स इनटू मास, हम ये लॉ दे दिए।
अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने पे अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स इंटू मास एक्सप्रेशन को सही साबित कर दें, हम हर एक्सपेरिमेंट में हर आदमी एक्सपेरिमेंट करे और एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स इंटू मास के बराबर आ जाए, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो होगा वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मेरा बात समझ में आया? तो कभी भी आगे से जब भी हम कोई लॉ के बारे में बात करेंगे तो आप हमसे ये सवाल नहीं कीजिएगा कि सर ये चीज़ जो आप कह रहे हैं ऐसा क्यों है, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े साइंटिस्ट जो थे उसको पहली बार ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसको लॉ के नाम पे दे दिया। किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो बात असत्य साबित नहीं हुआ, इसीलिए हम उसको लॉ कहते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये हम बात जरूर करेंगे, लेकिन ये क्यों होता है उसका जवाब होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आपको भिन्न भिन्न वेक्टर को जोड़ने पे जो रिजल्ट हम कहेंगे वही रिजल्ट आएगा, इसीलिए इसको हम लॉ बोलते हैं। ठीक है क्या? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पहला जो हम लोग लॉ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप सब ने पैरेललोग्राम वर्ड जरूर सुना होगा 10th क्लास तक में। हिंदी में आपने समानांतर चतुर्भुज जरूर सुना होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का कुछ स्टेटमेंट होगा, ये कुछ बात बोलेगा। वो बात क्यों बोलेगा ये सवाल आप कभी भी हमसे कर नहीं सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि सर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या कहता है। तो अभी हम बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। उसमें पहला लॉ जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? ये दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको बताता है। जैसे आप बहुत छोटे थे तो आपको 2 + 2 4 जोड़ने के लिए आपको बताया जाता होगा कि पहले 2 ठो डंडी खींच लो, फिर 2 और डंडी खींच लो और इसको एक साथ काउंट करो 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 + 2 = 4। ये जो प्रक्रिया है वो क्या है? लॉ है। आपको कानून बताया गया था कि जोड़ने का कानून ये होता है। सिमिलरली हम अभी ये जो स्केलर को जोड़ने का कानून था, वैसे ही हम अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर को जोड़ने का कानून। क्या कहता है? कहता ये है कि अगर आप इफ यू वांट टू add two vectors, vector A and vector B, then arrange them in tail to tail manner। पहला क्या बोला कि अगर आपको दो वेक्टर जोड़ना हो तो दोनों वेक्टर को कैसे अरेंज कर लीजिए? टेल टू टेल। टेल टू टेल का मतलब दोनों का पूंछ एक जगह पे रख दीजिए। जैसे ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। इस दोनों को अगर जोड़ना है तो पहले दोनों का पूंछ एक जगह रख लीजिए। ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है कैपिटल B और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। जोड़ना चाहते हैं तो पहले दोनों का पूंछ एक जगह सटा दीजिए, दोनों का टेल एक जगह ज्वाइन कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स A एंड B देन अरेंज देम इन टेल टू टेल मैनर। कैसे अरेंज कर दें? दोनों को टेल टू टेल मैनर में अरेंज कर दें। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करें? ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम with vector A and vector B as adjacent sides of parallelogram। आप A और B को किसी समानांतर चतुर्भुज, किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। जैसे कि अभी A और B को टेल टू टेल मैनर में रख दिए। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो तो पैरेलल साइड बना लेंगे। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट द रिजल्टेंट वेक्टर R is equal to A plus B can be drawn
as one of the diagonal which originates from intersection of A and B। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल अरेंज कर लिए तो एक आप डायगोनल बना लीजिए और उस पहले तो पैरेललोग्राम बना लीजिए और उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि दोनों से के इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, ये डायगोनल आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर ए ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पहले हम आपको वापस से स्टेटमेंट समझा देते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन रहा कि अगर मान लीजिए इधर एक फोर्स लगा रहे हैं ए मैग्नीट्यूड का और इधर एक फोर्स लगा रहे हैं बी मैग्नीट्यूड का, तो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि रिजल्टेंट इस दिशा में जाता है और उसका मैग्नीट्यूड आर होता है और वो आर इस दोनों इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के लेंथ के बराबर होता है। ये ऑब्जर्वेशन से आया है और वही स्टेटमेंट हम आपको लिखा दिए। क्या लिखा दिए कि जब भी आप दो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना चाह रहे हैं तो पहले तो ए और बी को पास पास ले आइए। पास पास लाने के लिए आप पैरेलल शिफ्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। कैसे पास पास ले आइए? ऐसे ले आइए कि दोनों का टेल एक जगह मैच कर जाए। जब दोनों का टेल एक जगह मैच कर जाएगा तो इस दोनों साइड को किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हुए पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक ऐसा डायगोनल जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा हो वो डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा और वो डायगोनल आपको बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है क्या? ऐसा करने के बाद आप इस डायगोनल का लेंथ अगर पता कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अगर इस डायगोनल का एंगल आप पता कर पाएंगे वेक्टर ए से, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, तो अगर आप इस डायगोनल और वेक्टर ए के बीच एंगल पता कर पाएँ तो दैट मीन्स आप रिजल्टेंट किस दिशा में जाएगा वो भी बता सकते हैं। इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा उसके लिए हम लोग गणित का उपयोग करेंगे, मैथ्स के ज्योमेट्री का कंसेप्ट उपयोग करेंगे और ये डायगोनल ये जो एंगल डेल्टा है, डेल्टा कितना होगा उसके लिए भी हम मैथ्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी स्टेटमेंट जो बोला उसको एज इट इज एज इट इज हम आपको लिख दिए। हम एकदम श्योर हैं कि इतनी सी बात से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा। हम आपको बताते हैं जो बात डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम हट गए हैं, चाहें तो आप पॉज करके ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोला उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक आदमी इस दिशा में एक फोर्स लगा रहा है F1 बराबर 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है? F1 बराबर 10 न्यूटन। और फिर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है दूसरा आदमी, कितना फोर्स लगा रहा है? F2 बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, और मान लिया जाए कि इन दोनों के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो अब हमसे पूछेगा कि बताओ इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है। इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है ये पूछेगा। अगर तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि क्या ये दोनों फोर्स टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। हाँ, दोनों का टेल एक जगह है। अब इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, ये भी सवाल वाला आपको दे दिया। अगर हमको रिजल्टेंट पता करना है कि नेट बताओ इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानेंगे और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इत्तेफाक से वो पैरेललोग्राम इस केस में एक स्क्वायर होगा और फिर हम इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना लेंगे और वो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट होगा जो बताएगा आपको कि F1 प्लस F2 कितना है और किधर है। आप सब लोग 10th पास हैं, आप ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से बता दिए कि F1 प्लस F2 इस दिशा में होगा और इतना बड़ा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा लेंथ है
और डायरेक्शन क्या है, एंगल कितना पे जा रहा है, ये पता करने के लिए आपको ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। आप 10th पास हैं, आप सब ने पढ़ा होगा कि किसी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एरो है उसका लेंथ या जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 10 न्यूटन। ओके, सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10√2 न्यूटन। इज दैट ओके? ठीक। और अगर हम रिजल्टेंट का एंगल देखें, तो रिजल्टेंट का एंगल में आपको तो वैसे 10th तक में ये बात जानकारी होगा भी कि स्क्वायर का डायगोनल पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, मैंने 45 डिग्री पे जाता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बात कह सकते हैं कि ये जो राइट वाला ट्रायंगल है उसमें tan डेल्टा का वैल्यू होगा हाइट बाई बेस। हाइट इसी 10 के बराबर होगा और बेस 10 के बराबर है, तो tan डेल्टा हो जाएगा 10/10 दैट इज 1। सो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दैट ओके? सो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी ब्लॉक पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स 90 डिग्री पे लगा रहे होंगे, 90 डिग्री पे लगा रहे होंगे, तो रिजल्टेंट 10√2 न्यूटन का होगा और वो पहले वाले फोर्स से 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। अगर इस ब्लॉक पे आप इस तरीके से फोर्स लगाते हैं इधर और इधर, तो ये ब्लॉक पे नेट फोर्स इस दिशा में जाएगा। क्लियर है क्या बात? यही लॉ कह रहा था। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लिया जाए कि आपको ऐसा कह दें, मान लीजिए कि सिमिलरली हम आपको बोल दें कि एक ब्लॉक है और इस दिशा में 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं F1। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये F1 है, F1 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और दूसरा फोर्स F2 है, दूसरा फोर्स F2 है और वो है आपका 3 न्यूटन का। ठीक है, ये दोनों कितने डिग्री पे लग रहा है? 90 डिग्री पे लग रहा है। तो क्या आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं? ये 10 न्यूटन और 10√3 हुआ। पहले तो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम बना लो, लॉ बोल रहा है पैरेललोग्राम बना लो, बना लिए। तो ये कैसा पैरेललोग्राम हुआ? एक ऐसा जिसमें एंगल 90 डिग्री है और साइड 10 और 10√3 है, तो ये तो स्क्वायर नहीं हुआ। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बना लिए हम लोग। अब हम इसका क्या बनाएंगे? डायगोनल बनाएंगे। और डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो बता रहा होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर ये रिजल्टेंट क्या बता रहा होगा आपको? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब प्रश्न है कि सर आप बना तो दिए रिजल्टेंट, अब हमको बताइए कि रिजल्टेंट कितना न्यूटन का है। तो रिजल्टेंट कितना न्यूटन का है ये तभी बता पाएंगे जब आपको इस डायगोनल का लेंथ मालूम हो। और फिर पूछेगा कि रिजल्टेंट यहाँ से कितना डिग्री एंगल पे जा रहा है, ये एंगल को हम डेल्टा बोले हैं, ये तभी बता पाएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस डेल्टा का वैल्यू बता पाएँ। तो आप सब लोग 10th पास हैं, आप सब ने पढ़ा होगा कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो होता है √a² प्लस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। ठीक, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 प्लस 300 का अंडर रूट, दैट इज 400 का अंडर रूट विच इज़ 20 विच इज़ 20। तो अगर ये सवाल का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ब्लॉक पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 न्यूटन लगाएं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10√3 न्यूटन लगाएं, दोनों 90 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट दोनों फोर्स का मिला करके कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा 20 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। इज दैट ओके? और फिर अगर हमसे पूछता कि भाई रिजल्टेंट किस दिशा में होगा, यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ये 10√3 साइड है तो ये साइड भी कितना होगा? 10√3 और बेस तो 10 है, तो 10 डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाई 10। तो 10√3 डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो 10 डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा √3 और डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। इज दैट ओके? तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि
कि अगर 10 न्यूटन और 10√3 न्यूटन का दो फोर्स 90 डिग्री पे मिले तो रिजल्टेंट जो है वो 20 न्यूटन का होगा और रिजल्टेंट 10 न्यूटन से 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। यही लॉ कह रहा है। आई होप आपको सारा बात समझ में आया होगा। ये चीज़ जो था ये स्टेटमेंट था कि लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है? कहता ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मैनर में अरेंज कर दीजिए, फिर दोनों वेक्टर को साइड मानते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए और पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिनेट होता हुआ डायगोनल, वो आपको रिजल्टेंट बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस डायगोनल का लेंथ निकालना, अगर लेंथ आप निकाल पाएँ तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता पाएंगे। लेंथ निकालने के लिए आप बेसिक ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। अगर इस डायगोनल का ए से एंगल डेल्टा आप निकाल पाए तो आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता पाएंगे। रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे हम आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताएं कि मान लीजिए 10 न्यूटन का दो फोर्स 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कितना और किधर होगा। 10 और 10√3 न्यूटन का दो फोर्स हो तो उसका रिजल्टेंट कितना और किधर होगा। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है क्या? ठीक है। समस्या तब पैदा होता है जब हम आपको यहाँ पे दो फोर्स दे दें। मान लीजिए F1 10 न्यूटन का एक फोर्स और F2 10 न्यूटन का एक फोर्स और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री दे दें, माने 90 डिग्री के अलावा कुछ दे दें। तो अब अगर रिजल्टेंट आप ड्रॉ करना चाहें तो रिजल्टेंट ड्रॉ तो आप कर लेंगे कॉपी पेन पे, लेकिन इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चीज़ के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का लेंथ कितना होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल का लेंथ कितना होता है आपको 10th तक में पैरेललोग्राम के डायगोनल का लेंथ नहीं बताया गया है और ये एंगल डेल्टा कितना होता है ये भी बताया नहीं गया है। तो 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे अगर फोर्सेस लगेंगे या दो वेक्टर 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को गणित का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल का लेंथ अभी तक बताया नहीं गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं थोड़ा सा गणित कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका एक साइड है कैपिटल ए लेंथ का, दूसरा साइड है कैपिटल बी लेंथ का और दोनों के बीच एंगल थीटा है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो आप जरा बताइए कि इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा। क्योंकि डायगोनल का लेंथ आप पता कर पाएंगे तभी आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर पाएंगे और इस डेल्टा का वैल्यू माने डायगोनल जो है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पता कर पाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अभी हम सीखने जा रहे हैं कि लॉ तो बोल दिया कि पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा रिजल्टेंट, लेकिन डायगोनल का लेंथ नहीं मालूम होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम बता नहीं पाएंगे। डायगोनल का ए के साथ एंगल नहीं पता होगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हम बता नहीं पाएंगे। पिछले दो केसेस में बता पाए क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी था, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी हम लोग ये डिराइव करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड व्हाट इज़ दी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, माने इस डायगोनल का लेंथ क्या है ये हम अभी गणित के हेल्प से पता करेंगे और ये डायगोनल वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है ये भी हम लोग अभी पता करने जा रहे हैं। उस पता करने के दौरान थोड़ा बहुत हम लोग ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। आप ये वेक्टर ये बी लेंथ का है, इसका ये पैरेलल साइड है तो ये लेंथ भी बी होगा। इस बारे में तो आप एकदम श्योर होंगे कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो साइड लेंथ है ये भी बी है। अच्छा ये पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोले तो संगत कोण के मुताबिक दो पैरेलल साइड हैं उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला लेंथ जो होगा ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा बी कॉस थीटा। हम श्योर हैं बहुत सारे बच्चों को इसमें कष्ट होगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है,
ये बेस है और ये सॉरी ये हाइपोटेनस को हम बी बोले हैं और ये एंगल थीटा है। तो ये लेंथ को अगर हम x बोलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ना cos थीटा बराबर x बाई बी या x बराबर b cos थीटा कह सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो b था तो हाइपोटेनस तो b था तो बेस को हम लोग b cos थीटा बोल दिए। सिमिलरली अगर ये 90 डिग्री हो और ये एंगल y हो, सॉरी ये लेंथ y हो, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, y बाई बी। तो y का वैल्यू हो जाएगा b साइन थीटा। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये बात कहने में सक्षम हो कि अगर हाइपोटेनस का लेंथ b है तो बेस b cos थीटा हो जाएगा और हाइट जो होगा वो b साइन थीटा होगा। ये दोनों बात हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हो गया रिजल्टेंट हाइपोटेनस हो गया। अब बेस कितना हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, हाइट कितना हो गया b साइन थीटा। तो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें बेस है a प्लस बी कॉस थीटा और हाइट है b साइन थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक रिजल्टेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट इज हाइपोटेनस। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। ये येलो कलर वाला लेंथ तो ए था ही, ये बी था तो हम यहाँ पे बी कॉस थीटा लिखे, लॉजिक आपको बता दिए। ये बी था तो ये बी साइन थीटा लिखे, लॉजिक भी आपको बता दिए। यहाँ पर येलो वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, ये भी बात आप बता दिए। अब ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ए प्लस बी कॉस थीटा होगा और हाइट बी साइन थीटा होगा, ये भी हम आपको बता दिए। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों को पास पास लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1। तो ये दोनों मिला करके बी स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। हम ये दोनों को पास पास लाएंगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है। तो सिर्फ बी स्क्वायर बच जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट और फिर बच जाएगा एक 2ab कॉस थीटा। तो आप जो रिजल्टेंट लिखे हैं उस रिजल्टेंट एरो का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो tan डेल्टा है इसका वैल्यू अगर आप देखिएगा तो हो जाएगा हाइट बाय बेस। तो हाइट कितना, b साइन थीटा, और बेस कितना, a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको जो पैरेललोग्राम लॉ था उस पैरेललोग्राम लॉ का मेन रिजल्ट कैलकुलेट होके आया। थोड़ा सा हम लोग गणित का हेल्प ले लिए। हम क्या बताएं आपको, ये दोनों चीज़ याद रखना है। मेरे क्लास में जो भी चीज़ हम ब्रैकेट में लिख दें उसको याद रखना है। क्या रट्टा मारना है कि दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है दूसरा का मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और रिजल्टेंट डेल्टा एंगल बनाएगा वेक्टर ए से, tan डेल्टा हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है क्या, ये दोनों बात याद रखना है आपको पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक, इसको लिख लें आप। ठीक है, सो हम लोग अभी ये बात पढ़ लिए कि अगर एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A और दूसरा वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B और दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जो है वो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेंगे आप और वो होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r होगा और रिजल्टेंट a के साथ एंगल डेल्टा बनाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, और रिजल्टेंट का एंगल जो है tan डेल्टा वो लिखेंगे हम b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये बात आप याद रखेंगे और फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे। सिर्फ सवाल का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि हमको आपको ये फॉर्मूला याद कराना है। जैसे कि सबसे पहला ये 3 मैग्नीट्यूड का है एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर है B, वो भी 3 मैग्नीट्यूड का है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट आपको बताना है या तो फॉर्मूला से या कॉमन सेंस से। हम आपको बोल रहे हैं कि फाइंड R एंड डेल्टा, फाइंड R एंड डेल्टा, वेयर R क्या है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है कैपिटल R। ये तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है डेल्टा। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल हो जाएगा √2a माने √2 टाइम्स 3 माने 3√2, और स्क्वायर में डायगोनल एकदम एंगल को बाइसेक्ट करता है तो डेल्टा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ये आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा। नहीं, अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो आप रिजल्टेंट का वैल्यू लिखेंगे √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे है, a का वैल्यू है आपका 3, b का वैल्यू भी है 3 और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 कॉस 90। कॉस 90 इज 0, सो रूट के अंदर बच जाएगा 3² प्लस 3² दैट इज √18। यहाँ से आपको 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3√2। ढेर सारा हम फार्मूला यूज करके इस आंसर पर पहुँचे। हालांकि हमको मालूम भी था कि स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है माने 3√2 होगा। आप tan डेल्टा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो tan डेल्टा का फार्मूला यूज कीजिएगा तो लिखिएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। आपको रटना है ये फार्मूला। b sin थीटा मतलब 3 sin 90 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 कॉस 90। सो sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 3/3 हो जाएगा। tan डेल्टा का वैल्यू 1 होगा। सो डेल्टा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। डेल्टा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। tan डेल्टा 1 होता है तो डेल्टा 45 डिग्री होगा। ये हम फार्मूला से पता किए, लेकिन आप बिना फार्मूले के भी इस आंसर पे पहुंच सकते थे। ठीक है क्या आपको? क्योंकि स्क्वायर का सब कुछ मालूम है। आप पॉज करके ये सवाल भी लिख सकते हैं। अगला सवाल जो हम आपको देने वाले हैं उसमें एक वेक्टर ले लेंगे 3 मैग्नीट्यूड का और एक दूसरा वेक्टर ले लेंगे 3 मैग्नीट्यूड का और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री लेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R विच इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड एंगल बिटवीन R एंड A। एंगल बिटवीन R एंड A भी बताना है। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा और रिजल्टेंट का A के साथ एंगल कितना है ये आपको बताना है। आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम आपको अब सॉल्यूशन बताएंगे। होप आप पॉज कर लीजिए, आप पॉज करके सॉल्यूशन लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब अगर हम इसमें रिजल्टेंट का वैल्यू पता करना चाहते हैं, इन सारे सवालों का मुख्य मकसद है कि हम आपको फॉर्मूला याद करा दें। रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और इस एरो का लेंथ होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये एंगल डेल्टा हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन फ्रॉम A। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। A कितना है यहाँ पे? 3, B भी कितना है? 3 और 3 और दोनों के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा √3a² प्लस 3a² प्लस 2 × 3 × 3 cos 60 डिग्री। यस और नो? हम समझ रहे हैं कि आप 10वीं पास हैं तो आपको cos 60 डिग्री याद होगा। कितना होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू?
कितना होता है 1/2। तो यहाँ 9, ये भी 9 और ये 18/2 दैट इज़ 9। सो आंसर इज √27। √27 में से 9 को अगर हम बाहर करेंगे तो बच जाएगा अंदर में 3, 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। सो कहानी से सीख ये मिली कि अगर एक वेक्टर 3 मैग्नीट्यूड का और दूसरा वेक्टर 3 मैग्नीट्यूड का हो, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3√3। सिमिलरली अगर हम tan डेल्टा का फॉर्मूला लिखें तो tan डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin 60 डिवाइडेड बाय 3 + 3 cos 60, है ना। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 3√3 अपॉन ये 9 हो जाएगा, नहीं, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा सौरभ जी 1/√3, नहीं 3 से 3 कट जाएगा नीचे में, और √3/3 माने 1/√3। tan डेल्टा का वैल्यू आ गया हमारा 1/√3। तो आपको जरूर याद होगा कि tan थीटा 1/√3, तो थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री। सो कहानी से सीखिए मिली कि 3 और 3 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर अगर 60 डिग्री एंगल पे लग रहे हों तो जो रिजल्टेंट होता है वो 3√3 होगा, और रिजल्टेंट पहले वेक्टर से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अगला सवाल करें, बस प्रैक्टिस के लिए है ये सब। अगला सवाल करें। आप सबको cos 120 डिग्री का वैल्यू याद है? cos 120 डिग्री का वैल्यू एक बार पलट के देख लीजिए, कितना होता है -1/2। वेरी गुड। तो और दूसरी बात कि आपको रिजल्टेंट का वैल्यू याद है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और tan डेल्टा का वैल्यू याद है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। ठीक है, अगला सवाल है, बस फॉर्मूला याद कराने के लिए सब करा रहे हैं। एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है 3, और दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड एंगल बिटवीन r एंड a, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए और कोशिश करके हमको बताइए। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री है। ज्योमेट्री से तो हम खट से ड्रॉ कर भी लेंगे, नहीं? ये रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड r है, ये एंगल डेल्टा है। r का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखते हैं r का वैल्यू? √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 3, थीटा कितना है 120 डिग्री। सो r का वैल्यू हो जाएगा √3² + 3² + 2 × 3 × 3 cos 120 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 + 9, 3 3 9 दूना 18, और इंटू cos 120 आपने बोला -1/2। तो ये वैल्यू कितना हो गया √9 + 9 -9, तो √9 दैट इज 3, दैट ओके। तो 3 मैग्नीट्यूड और 3 मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो भी 3 ही होगा, और रिजल्टेंट का एंगल जो होगा वो कितना होगा वो हम लोग अभी पता कर लेते हैं। रिजल्टेंट का एंगल के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है सौरभ जी? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। यहाँ पे a कितना है, b कितना है और थीटा कितना है? a भी 3 है, b भी 3 है, और थीटा 120 डिग्री है ना। तो ये चीज़ अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 3
साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 कॉस 120 डिग्री, ये हो गया tan डेल्टा। तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, तो 3√3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, -1/2, तो 3 इंटू -1/2, 3 इंटू -1/2, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3√3 अपॉन यहाँ पे 6 - 3 माने 3। सो tan डेल्टा का वैल्यू आ गया कितना, √3। आप एक बार देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है ना। यहाँ पे -3/2 है, तो 6 - 3 3, 2 तो कैंसिल आउट हो गई, तो 3√3/3 दैट इज √3। tan डेल्टा इज √3, सो डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। डेल्टा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो कहानी से सीख क्या मिली कि 3 और 3 मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर 120 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 3 और रिजल्टेंट ए के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये सब जो 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चंस कराए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपको फार्मूला याद हो जाए। होपफुली आपको फार्मूला याद हो गया होगा। रिजल्टेंट R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा एंड tan डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक है। मैं एक और सवाल कराऊंगा सिर्फ डेटा पुटिंग के लिए ताकि ख़त्म करें इसको। जैसे एक सवाल हम आपको दिए, इधर a है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है, और इधर b है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, और दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। और हम आपसे पूछ लिए कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर a, ठीक है। तो फाइंड R एंड डेल्टा, क्या आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप कीजिए, हम तो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये पैरेललोग्राम हो गया, यही चीज़ हमारा रिजल्टेंट होगा विच इज़ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R है और रिजल्टेंट डेल्टा एंगल बना रहा होगा। R का वैल्यू क्या लिखेंगे सौरभ जी, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 120 डिग्री। आप सबको कॉस 120 डिग्री का वैल्यू याद है विच इज़ -1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा √100 प्लस 400 500 हो गया, प्लस 2 गुना 200 गुना -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √500 - 200 √300 दैट इज 10√3। तो जो ये रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3। ये बात क्लियर है। फिर tan डेल्टा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। tan डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 20 sin 120 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 cos 120। a जो है 10 है, b जो है वो 20 है। ये रखेंगे अगर हम लोग तो ऊपर में आ जाएगा √3/2, 2 से 20 कैंसिल होगा तो बचेगा 10, तो हो गया 10√3, और नीचे में 10 और -20 इंटू 1/2 cos 120 डिग्री -1/2 होता है, पुट कर दिए तो नीचे में आ गया 0, नीचे में आ गया 0। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। सो tan डेल्टा जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी के बराबर हो गया। जनरली हम इन्फिनिटी के बराबर नहीं लिखते हैं, लिखते हैं अप्रोचेज टू, टेंड्स टू। तो tan डेल्टा अगर इन्फिनिटी है तो डेल्टा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ से ए से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अभी जो हम बनाए उसमें लग तो नहीं रहा है, बस सच्चाई में वो 90 डिग्री होगा। इधर ओके। यहाँ पे हम फॉर्मूला रटंत्रम का जो प्रक्रिया है इसको बंद करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम आपको
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेललोग्राम लॉ, अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए makes angle theta with each other, then resultant will have magnitude r is equal to 2a cos of theta by 2, ठीक है, एंड रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। इसको हम आगे प्रूव भी कर देंगे, बट अभी जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा सौरभ जी। अगर ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और दूसरा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो सर क्या बोले रटने के लिए कि रिजल्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली रट्टा मार लो, कितना मार लो, r बराबर 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, और एंगल बाइसेक्ट करेगा तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। हम क्या बोले रखने के लिए कि अगर बराबर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर जब भी जोड़ने के लिए आए, जब भी बराबर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर जोड़ने के लिए आए, तो आप याद रखेंगे कि रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट जो होगा एंगल बाइसेक्ट करेगा, माने डेल्टा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। हम इसको प्रूव करके भी बताएंगे, लेकिन पहले इसी के आधार पे दो तीन छोटी छोटी बातें, जैसे इसको पहले रट लीजिए, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2, कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और डेल्टा बराबर थीटा बाई 2, रट लीजिए, ठीक। दो तीन छोटा छोटा बात, अभी से लेके आपको 12th तक बहुत बार जरूरत होगा, SHM चैप्टर में जरूरत होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में जरूरत होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में जरूरत होगा, वेव ऑप्टिक्स में जरूरत होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में जरूरत होगा, सब जगह वेक्टर जोड़ने का जरूरत पड़ता है। तो पहला बात, अगर बराबर मैग्नीट्यूड का है ए और ए 60 डिग्री पे है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सौरभ जी? जो रटवाए के बेसिस पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a cos ऑफ 30 डिग्री थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा √3a, ठीक। और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ए और ए 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना √3a और एंगल कितना 30 डिग्री, 30। जैसे ये सारा रिजल्ट याद रखना है आपको। ए और ए 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा बॉस, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताओ बाबू, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a cos 90 डिग्री का आधा 45, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो आंसर कितना हो जाएगा √2a, और रिजल्टेंट √2a हो गया, और एंगल डेल्टा जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का आधा, लेकिन कब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक। थोड़ा और अगर हम इसको आगे करें तो ये तीनों रिजल्ट आपका इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, जिह्वा के अग्रभाग पे ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। ये ए मैग्नीट्यूड का था और ये ए मैग्नीट्यूड का था, और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट कितना 2a cos 60, वेरी गुड। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा a, और एंगल हो गया 60 डिग्री। ये तीनों रिजल्ट देख लीजिए आप, देख लीजिए।
ए 60 डिग्री पे तो √3 और 30 डिग्री एंगल, ए 90 डिग्री पे तो √2 45 डिग्री एंगल, ए और ए 120 डिग्री पे तो एंगल आंसर भी ए और एंगल 60 डिग्री। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर जब जुड़े तो रिजल्टेंट भी दोनों के बराबर ही आ गया मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स दोनों वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री है। जब भी हम आपको बोलेंगे कि F1 और F2 बराबर मैग्नीट्यूड का है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10-10 न्यूटन है, दोनों के बीच कुछ इस तरीके का एंगल है कि रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन का है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। रट्टा मार के याद रखना है, ठीक। आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको सारा सवाल जो हम कराए हैं वो इसी के आधार पे कराए हैं, ठीक है। जैसे 3 और 3 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कितना था? 3√2 और एंगल कितना था? 45 डिग्री, है ना। 3 और 3 60 डिग्री पे तो रिजल्ट कितना था? 3√3, वहाँ a√3 था और एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री। इतना मेहनत करके निकाले थे। सिमिलरली 3 और 3 120 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कितना? 3 और एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, बाइसेक्ट करता था। तो ये छोटा छोटा बात याद हो गया, आपको याद रखना है आगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला सब सवाल जैसे 10 और 20 आ गया 120 डिग्री पे तो कोई चारा नहीं है, फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। इज दैट ओके? रट्टा मारना नहीं है इसमें कुछ। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद हो गया तीनों, ठीक। चलिए पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पहला बात तो हम आपको याद कराएं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर ए और ए एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2a cos θ/2 और डेल्टा भी हो जाएगा θ/2। इसके लिए हम बात किए कि ए और ए 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट √3a, ए और ए 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट √2a, ए और ए 120 डिग्री पे तो रिजल्टेंट a। ये सब बात हम याद रखते हैं, आपको भी याद रखना चाहिए, बहुत जगह हेल्प करता है। दूसरा बात क्या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos θ, है ना। अगर हम कीपिंग मैग्नीट्यूड a एंड b कांस्टेंट, a और b के मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दें, इफ एंगल थीटा इज वेरीड, ए और बी के मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दें और दोनों के बीच एंगल को हम चेंज करें फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। देन कुछ जरूरी बातें पहले हम अभी क्या बता रहे हैं सुनिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि देखो भाई, दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे का मैग्नीट्यूड b है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम बदल नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एंगल हम बदल रहे हैं। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, थीटा को 0 से 180 डिग्री तक चेंज कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो ए, बी और थीटा पे निर्भर करेगा। हम ए और बी को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं? थीटा को। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा जब cos थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा हो। R विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। आप सोच के बताइए cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप कितना जानते हैं? 1 कितना डिग्री पे? 0 डिग्री पे। ये आप सही जानते हैं, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री है। तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि R विल बी मैक्सिमम, R विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड R मैक्स का वैल्यू क्या होगा? थीटा 0 डिग्री रखने पे रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा और रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? √a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। नहीं, हम कह दिए कि R कब मैक्सिमम होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कब? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो दैट मीन्स रिजल्टेंट भी जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। और कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे तो कितना आएगा सौरभ जी? √a² + b² + 2ab, है ना। cos थीटा तो 1 हो गया। कुछ याद है? क्या हो गया? रूट ऑफ a + b का होल स्क्वायर। सो दैट इज a + b, दैट इज a +
बी। तो आगे से क्या याद रखना है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी है, अधिकतम मान इनको जोड़ने से जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमको मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, a प्लस बी। और कब मिल सकता है, जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री रखे। 0 डिग्री रखे माने दोनों को पैरेलल कर दे। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, a प्लस बी। कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल को हम लोग 0 डिग्री रख दे। इज दैट ओके? अरे हाँ ना। एक और बात हम करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाएं। आप चाहें तो पॉज करके लिख लीजिए। ये लिख लीजिए कि कीपिंग ए एंड बी कांस्टेंट, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम फिक्स रखें और थीटा को बदलाव करें। थीटा बदलें कहाँ से कहाँ, 0 से 180 डिग्री। तो हमको ये समझ में आएगा कि रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और 10वीं के या 11वीं के नॉलेज से हमको मालूम है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कब, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे तो कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और तब रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। सो टू वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड a प्लस बी हो सकता है, कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। रट लीजिए इसको। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगा, कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। इज दैट ओके? सिमिलरली दूसरा बात हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। फॉर्मूला तो है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, जब cos थीटा मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मिनिमम होगा, r विल बी मिनिमम। कब? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जानते हैं आप, -1। बिल्कुल सही। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है -1। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। अभी ताजा ताजा पढ़ाए हैं आप, 10th तक में 90 डिग्री ही पढ़े थे, अब हम 180 डिग्री पे भी आ गए। आप पीछे पन्ना पलट के देख सकते हैं, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हम आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो जब cos थीटा मिनिमम हो जाएगा, दैट इज -1 हो जाएगा। फॉर्मूला तो है r का क्या, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसमें हम किसको बदल रहे हैं, खाली थीटा को, तो cos थीटा भी बदलेगा, r कम से कम हो जाएगा जब cos थीटा भी कम से कम हो। cos थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। कब होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो r विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड r का मिनिमम वैल्यू होगा कितना, r का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री, 2ab cos 180 डिग्री। सो वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab। तो माइनस ऑफ 2ab, ये फॉर्मूला कुछ याद आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी। पक्का पक्का? नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। एक बात आपको याद रखें, आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा, लेकिन याद रखिएगा, √16 सिर्फ 4 होता है, प्लस माइनस 4 नहीं होता है। √(x² प्लस माइनस x नहीं होता है, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ x। ये बात गणित की सच्चाई है, ये इसमें ज़्यादा बात हम नहीं बता सकते हैं। हम आपको इतना समझा सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी। अब ऐसा तो आप अगर मान लीजिए इसको a माइनस बी बोलते हैं और हम a का वैल्यू 3 रख लेते हैं और b का वैल्यू 5 बोलते हैं, तो a माइनस बी कितना होता, -2। तो आप बोलते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, जबकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव, इसीलिए हम इस पे मॉडुलस साइन लगा दिए, ताकि आप अगर 3 और 5 के दो वेक्टर को जोड़ें तो कम से कम मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 + 3 दैट इज 8। तो यार इसको भी आप लिख लीजिए, और ये कब होगा वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल A है, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल B है। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी का मॉडुलस, एंगल कब है, कितना है, 180 डिग्री। ठीक है क्या? तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, फिर हम समराइज करेंगे पूरी बातों को। हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग ये सीखे,
ठीक है, क्या क्या सीखे हम लोग क्या सीखे कि अगर दो वेक्टर है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड का, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट का ए प्लस बी, कब? जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, और मिनिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए माइनस बी जब दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होगा, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए माइनस बी से लेकर के मॉडुलस से ए प्लस बी तक। ये कब? एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये कब? एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। हम आपको बताएं, मान लीजिए कि दो वेक्टर ले लिए, एक ले लिए 7 मैग्नीट्यूड का, एक 3 मैग्नीट्यूड का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट होगा? 7 3 10, है ना। कब होगा? जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। और कम से कम कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? 7 माइनस 3 दैट इज 4, कब? जब दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो जाए। बस इतनी सी बात है, ठीक है क्या? जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको हम 2 भागों में बताएं कि अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड को फिक्स रखें, दोनों के एंगल को चेंज करें, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी, कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। और मिनिमम मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, कब होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। हम पिक्टोरियली भी आपको दिखा चुके हैं, दैट ओके। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए जूम करके, ठीक। सुनिएगा मेरी बात। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको भी आगे सवाल जब हम बोलेंगे करने तो आपको सवाल सब मिलेगा ही। F1 है 15 न्यूटन का एंड F2 का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी the magnitude of resultant are equal to F1 plus F2। रिजल्टेंट का वैल्यू, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या क्या नहीं हो सकता है, ये सवाल है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए ऑप्शन में है आपका 9 न्यूटन, बी में है 8 न्यूटन, सी में है 23 न्यूटन, डी में है 18 न्यूटन, ठीक है। क्या 9 न्यूटन का मैग्नीट्यूड बन सकता है, रिजल्टेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपका एफ नेट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, एफ नेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ नेट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 6 दैट इज 21, और एफ नेट का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 दैट इज 9 न्यूटन, है ना। तो माने हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो 9 से 21 के बीच वेरी करेगा। अब देख लेते हैं इसमें से 9 से 21 के बीच कौन कौन है। 9 से 21 के बीच 9 है और 18 है, 8 नहीं है और 23 नहीं है। 8 और 23 9 से 21 के बीच में नहीं है। तो कौन कौन सा रिजल्टेंट है जो कि हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। मतलब दो फोर्स अगर हम आपको दे दिए 15 न्यूटन और 6 न्यूटन का, और बोले कि एंगल वेरी करके रिजल्टेंट तुम बनाते रहो, तो आप 9 न्यूटन का रिजल्टेंट बना सकते हैं, 18 न्यूटन का भी रिजल्टेंट बना सकते हैं, ये दोनों बना नहीं सकते, क्योंकि कोई भी रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? 15 माइनस 6 से 15 प्लस 6 के बीच, मतलब 9 से 21 के बीच। 9 से 21 के बीच जो है वो बन सकता है, जो नहीं है वो बन नहीं सकता है। तो ये 9 से 21 से बाहर है, तो ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। इज दैट ओके? ठीक, आगे बढ़ें क्या? हाँ, एक और बात जो हम जरूरी बात है हम आपको बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। ये क्या है कि रिजल्टेंट विल बी मोर टिल्टेड towards a vector of larger magnitude। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक बात आप जानते होंगे सौरभ जी, मान लीजिए अगर हम ऐसा आपसे कहें कि आपकी लड़ाई खली से हो जाए तो रिजल्ट किसकी तरफ झुका हुआ होगा ज़्यादा?
खाली की तरफ, है ना। या मान लीजिए किसी नीलामी में, ऑक्शन में, कोई चीज़ का ऑक्शन हो रहा है, उसमें आप भी चले गए और मुकेश अंबानी भी चला गया, तो रिजल्ट किसकी तरफ झुका हुआ होगा? ये प्रकृति का नियम है कि हमेशा रिजल्ट जो है वो बड़े की तरफ झुका होता है, जो ज़्यादा बड़ा होता है रिजल्ट उसकी तरफ ही झुका होता है। तो यहाँ भी वो बात है कि अगर एक वेक्टर है A जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A और एक दूसरा वेक्टर है B जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B, दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो जब हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो भी होगा होगा, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है वो A के साथ एंगल बना रहा है लेट से अल्फ़ा और B के साथ एंगल बना रहा है लेट से बीटा, ठीक है। तो आप ज़रा हमको बताइए कि इसमें से रिजल्टेंट किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा? A की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। जिसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ उसके साथ एंगल कम की ज़्यादा? कम। जिधर ज़्यादा झुका हुआ उसके साथ एंगल कम ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा कम कि बीटा कम? अल्फ़ा कम। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो A की तरफ ज़्यादा झुका हुआ, क्योंकि A ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है B के मैग्नीट्यूड से, देन A के साथ एंगल जो होगा वो रिजल्टेंट का एंगल A से कम हो जाएगा और B से ज़्यादा हो जाएगा। जिसके जो वेक्टर बड़ा है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका होगा और रिजल्टेंट का एंगल उस वेक्टर A के साथ छोटा होगा, वेक्टर B के साथ जो बड़ा साइड होगा उसके साथ एंगल कम बनेगा रिजल्टेंट का, जो छोटा साइड होगा रिजल्टेंट का एंगल उसके साथ ज़्यादा बनेगा। यही बात बताएं कि रिजल्टेंट बड़े साइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, जिधर झुका होगा उधर एंगल कम बनेगा। क्लियर है क्या? यही पे अगर हम ऐसा कह देते कि B का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है A से, तो फिर रिजल्टेंट किसकी तरफ झुक जाता? B की तरफ, तो बीटा कम हो जाता और अल्फा ज़्यादा हो जाता। क्या हम वो पॉइंट भी लिखाएं? कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका उल्टा है। अरे हाँ है ना, ठीक है। कुछ और बात हम आपको बताते हैं, ये बात भी आप पॉज करके लिख लीजिए। ये जो भी बात हम बता रहे हैं ये आपको सवाल हल करने में हेल्प करेगा। एक और बात आपको बताते हैं, देखिए 3 सिनेरियो है। थीटा को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 2 वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। थीटा को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। जैसे अगर ये A है और ये B है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल बन गया दोनों के बीच। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा सौरभ जी? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √A² प्लस B²। 2AB cos थीटा में cos 90 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक केस है जिसमें दोनों के बीच एंगल एक्यूट होगा। एक केस है जिसमें दोनों के बीच एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट होगा मतलब थीटा लेस देन 90, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा ये जो थीटा है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है। तो रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो आप हमको सोच के बताइए कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस वाले केस से ज़्यादा होगा या कम होगा? कॉमन सेंस से पहले बताइए, फिर तो फॉर्मूला से हम लोग कर ही लेंगे। क्या कम कि ज़्यादा? हम सवाल ये है कि जो एक्यूट एंगल वाला में रिजल्टेंट है, राइट एंगल वाले रिजल्टेंट से ज़्यादा बड़ा है कि कम बड़ा है? ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली अभी हम अगर 90 डिग्री पे रिजल्टेंट बनाएंगे तो कुछ है डायगोनल, और जब हम ऐसे करेंगे तो डायगोनल थोड़ा बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, फॉर्मूला से भी समझ में आ रहा है। थीटा अगर एक्यूट होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री से छोटा में cos थीटा पॉजिटिव होता है। cos थीटा पॉजिटिव होगा तो आएगा रिजल्टेंट A² प्लस B² प्लस समथिंग, है ना। यहाँ पर रिजल्टेंट में जब थीटा 90 डिग्री था तो cos थीटा वाला पार्ट 0 हो गया था। तो एक्यूट एंगल के केस में इस दोनों में तो थोड़ा और कुछ ऐड होगा ना, ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली डायगोनल का लेंथ बढ़ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो रिजल्टेंट का वैल्यू एक्यूट एंगल वाले केस में राइट एंगल वाले से ज्यादा बड़ा रिजल्टेंट होगा। हाँ ना बोल? ठीक। अगर हम यही बात आपसे ऐसा कहें, कि ये वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल A है,
ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल बी है, और इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज है, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें, पहले तो कॉमन सेंस से फिर आगे फॉर्मूला से, अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बीच वाले केस से कम होगा कि ज़्यादा होगा? बीच वाले का केस से कम होगा। जैसे ये थोड़ा इधर झुकेगा, डायगोनल का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा। वैसे भी हम ये इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, सारे कॉस थीटा निगेटिव होते हैं, तो कॉस थीटा अगर निगेटिव हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ घटेगा, तो इस वाले से तो आंसर थोड़ा कम ही आएगा। तो यहाँ पर जो होगा रिजल्टेंट एक्यूट केस में 90 डिग्री वाले केस से ज़्यादा बड़ा, और ऑब्ट्यूज वाले केस में 90 डिग्री वाले केस से छोटा, है ना। तो अगर हम इस रिजल्टेंट को R1 बोल दें, इस रिजल्टेंट को R2 बोल दें, ठीक है, और इस रिजल्टेंट को R0 बोल दें, है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 का वैल्यू ग्रेटर देन R0 हो जाएगा, है ना, और R2 का वैल्यू लेस देन R0 होगा। R0 क्या है? जब 90 डिग्री हो तब ए और बी के बीच का रिजल्टेंट। R1 क्या है? जब थीटा एक्यूट हो तब ए और बी के बीच का रिजल्टेंट। और R2 क्या है? थीटा ऑब्ट्यूज है तब ए और बी के बीच का रिजल्टेंट। ठीक है क्या? तो एक्यूट व एंगल वाले केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिजल्टेंट बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज वाले केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिजल्टेंट छोटा होगा, और राइट एंगल वाले केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तीसरा ना, तीसरा या चौथा जो भी होगा, फोर्थ है अगर तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली हम कुछ सवाल आपको दे के जाते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ सवाल हम आपको दे के जाते हैं, उसको आपको ट्राई करके रखना है। पहला सवाल है, टू वेक्टर्स, पहले तो कुछ छोटे छोटे सवाल देते हैं। ऐसे पहला सवाल है, ये वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड का और ये वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ और रिजल्टेंट का एंगल बताओ। आर वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ और डेल्टा बताओ। इसका आंसर है कि आर बराबर होगा 8√2 और डेल्टा बराबर होगा 45 डिग्री। आप घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर दूसरा है, कि ये ए वेक्टर है 6 मैग्नीट्यूड का और बी वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। आपको बताना है कि रिजल्टेंट कितना बड़ा है और रिजल्टेंट का एंगल क्या है। तो इस सवाल का उत्तर है रिजल्टेंट होगा 10 का और डेल्टा का वैल्यू आएगा आपका 53 डिग्री। आप इसको ट्राई कीजिएगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये सारा सवाल लिखते जा रहे हैं, ये होमवर्क का है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि ये वेक्टर ए है, ये 20 मैग्नीट्यूड का है और ये वेक्टर बी है, ये 40 मैग्नीट्यूड का है और आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है और रिजल्टेंट का एंगल डेल्टा क्या है। इस सवाल का उत्तर है कि रिजल्टेंट है 20√3 और डेल्टा है 90 डिग्री। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। फिर अगला सवाल जो आपको दिया जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। तीन सवाल दे दिए ना हम। चौथा सवाल है कि अब थोड़ा घुमा के देंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। ए का मैग्नीट्यूड है 12, ठीक है, और
बी का मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है, लेकिन ये पता है कि इसका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से यहाँ वाले से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ वाले से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का वैल्यू क्या है और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है। हम बोल दिए कि जो है एक साथ बना रहा है और बी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बी का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। इसका आंसर है कि बी विल बी 24 एंड रिजल्टेंट विल बी 12√3। ठीक है, ये सवाल ट्राई करेंगे आप। थोड़ा और एक दो सवाल देते हैं आपको। आपको ये सवाल दिया जाएगा, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q has resultant of magnitude 2p when angle between P and Q is theta. The resultant has magnitude P when angle between P and Q is 180 डिग्री माइनस थीटा। P और Q के बीच में एंगल जब 180 डिग्री माइनस थीटा हो। फाइंड रेशियो P/Q इज इक्वल टू व्हाट। P और Q का रेशियो बताइए कि क्या होगा। हम आंसर थोड़ा भूल जा रहे हैं, बट अगली क्लास में आएंगे तो हम इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। टोटल 5 ही सवाल दिए। बाकी आपके पास अगर कोई भी बुक हो तो आप उससे पैरेललोग्राम लॉ से संबंधित सवाल कर सकते हैं। हम 1-2 क्लास के बाद आपको कुछ सवाल देंगे भी जो आपको करना हो एज असाइनमेंट। सौरभ जी एक काम कीजिएगा, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, इसको भी सेव रखिएगा। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सेव रखिएगा ताकि हम अगले क्लास में डिस्कस कर पाएँ स्क्रीनशॉट लेके। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सेव रखिएगा ताकि हम अगली क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और बाकी 2 क्वेश्चंस हैं 1 and 2, इसको भी सेव रखिएगा ताकि हम अगली क्लास में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आप इन सारे सवालों को पॉज करके लिख लीजिए और फिर 5 सवाल को सॉल्व कीजिए। 4 सवाल का उत्तर तो हम आपको लिखा चुके हैं, 5वें सवाल का उत्तर हमको याद नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिखा है। अगले क्लास में जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास रोका जाए। सुनिएगा मेरी बात, अगली क्लास में जब भी आएंगे आप तो आप तभी समझ पाएंगे बातों को जब आपको जितना भी हाफ एंगल फार्मूला है वो याद हो। हम आपको एक चीज़ अभी प्रूव नहीं कराए हैं कि A और A मैग्नीट्यूड के जो 2 वेक्टर थीटा एंगल पर जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट 2A cos θ/2 क्यों आता है, उसको प्रूव करेंगे। और डेल्टा θ/2 के बराबर तब क्यों आता है उसको भी प्रूव करेंगे। इन दोनों को प्रूव करने के लिए हाफ एंगल फार्मूला का ज़रूरत है। बाकी सारे होमवर्क वाले सवाल करने के लिए आपको sin θ cos θ का जितना भी वैल्यू लिखाए गए हैं, sin 37, cos 37, tan 37, sin 53, cos 53, tan 53, फिर sin 120, sin 135, sin 150, sin 180, cos 120, cos 135, cos 150, cos 180। इन सारा ये सारा वैल्यूज़ आपको रटा हुआ होना चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, जिह्वा के अग्र भाग पे ये होना चाहिए, तभी आपको अगला क्लास में हम हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।